हेलो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड 53। युग हैरानी के साथ पूछता है, आपको कैसे पता कि मेरा नाम युग है और मैं अनुराग जी का बेटा हूँ? वो आदमी अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, अरे कैसे पता नहीं होगा, तुम्हारे चेहरे पर अनुराग जी की झलक जो दिख रही है। बेटा तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। इतना कहकर जगदीश घर के अंदर जाने लग जाते हैं। युग और अभिमन्यु भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। जब युग और अभिमन्यु घर के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि घर के अंदर हर जगह किताब ही किताब रखी हुई थी। सोफे पर, टेबल पर, फर्श पर, फ्रिज पर और ऊपर अलमारी पर। हर जगह उन दोनों की ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी घर के अंदर नहीं बल्कि लाइब्रेरी के अंदर घुस गए थे। एक 60 वोट का पीले रंग का बल्ब जल रहा था, जिसे कारण किताबें पुरानी दिख रही थी। कई किताबों में तो डिमक भी लग गई थी। युग और अभिमन्यु घर के चारों तरफ अच्छे से देख ही रहे थे कि जगदीश युग से कहता है, मुझे पता था बेटा, एक ना एक दिन तुम जरूर आओगे। तुम्हारे पापा ने कहा था मुझसे कि मेरा बेटा भी जगदीश तुम्हारे से ही आपकी किताब पॉलिश कराएगा। तुम एक बहुत बढ़िया पॉलिशर हो। मेरा पॉलिशर हाउस तो बंद हो गया है, देखना अब तुम आ गए हो ना, तो मेरा पॉलिशर हाउस फिर से चलने लग जाएगा। मैं भी नई शुरुआत कर सकता हूँ। बोलना बोलो ना, कौन सी किताब लिखी है तुमने जो पॉलिशर करानी है? अगर मैं ना भी करा पाया तो दो पॉलिशर हाउस और पहचान है मेरी। अच्छे दोस्त हैं मेरे, वो तुम्हारी बुक पॉलिशर कर देंगे। अरे जब से मैं ही बोले जा रहा हूँ, तुम बोलो ना बेटा, कौन सी किताब लिखी है तुमने? यूं हिचकिचाते हुए कहता है, देख अंकल जी, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने कोई किताब नहीं लिखी है। युग अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही जगदीश उसके बात को काटते हुए कहता है, लिखी नहीं है तो मतलब लिखने वाले हो, यही पूछने आए हो ना, कौन सी किताब लिखूं? इसमें क्या पूछना है, वही लिखना, हॉरन कहानियां जो तुम्हारे पापा लिखा करते थे। आखिर तुम्हारे अंदर भी तो उन्हीं का खून है। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम एक शानदार किताब लिख सकते हो। युग चिढ़ते हुए कहता है, अरे अंकल जी, आप मेरे पहली पूरी बात तो सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ कहो बेटा, माफी चाहता हूँ, क्या है ना, आदत है मेरी ज्यादा बोलने की। बोलो तुम क्या बोल रहे थे तुम? युग अपनी बात को पूरी करता उससे कहता है, अंकल जी मैं कह रहा था कि मैं कोई किताब नहीं लिख रहा ही, मैं कोई सी किताब लिखने वाला हूँ, ना ही कभी लिखूंगा, क्योंकि मुझे लिखने से सख्त नफरत है। जगदीश फिर युग के बीच में टोकते हुए कहता है, अरे ये क्या बोल रहा है युग बेटा, तुम तो खानदानी लेखक हो ना, तुम्हारे रगों में लेखक का खून दौड़ रहा है। आजकल तो जिसने देखो लेखक बनना है, और एक तुम हो जो तुम्हारे अंदर काबिलियत होने के बावजूद भी तुम लिखने से नफरत है। युग कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता था कि जगदीश समझाना बेकार है। जगदीश टेबल पर रखी पानी की बोतल उठाते हुए युग और अभिमन्यु को पूछता है, पानी पियोगे बेटा? युग और अभिमन्यु दोनों मना कर देते हैं। फिर जगदीश एक ढक्कन खोलकर बोतल से पानी पीते हुए युग से कहता है, बातें करते करते मेरा गला ही सूख गया। वैसे अगर यदि तुम किताब पॉलिशर नहीं करानी, ना ही लिखना है, तो तुम मुझसे क्या काम पड़ गया? मैं अपनी जिंदगी में सीख पाया हूँ, कोई आपसे भी तभी मिलने आता है जब उसे कुछ काम हो। वो जमाना गया जब लोग हाल चाल पूछने बहाने मिलने आते थे, अब तो काम पड़ने पर ही आते हैं। युग हिचकिचाते हुए कहता है, वो अंकल मैं ना आपसे पापा की किताबों के बारे में ही जानना चाहता था। जगदीश झट से कहता है, हाँ पूछो ना बेटा, मैं तुम्हारे पापा की ही हर किताबें के बारे में ये सब कुछ जानता हूँ कि कहाँ से आइडिया आया था, क्या क्या रिजर्व करी थी उन्होंने, क्या क्या परेशानियां आई थी किताब लिखने में, वक्त पत्रों के नाम कैसे लिखे थे, मैं सब जानता हूँ। तुम्हारे पापा ने मेरे साथ सब कुछ डिस्कशन करते थे। हम दोनों एक लेखक और एक प्रकाशक का रिश्ता बांध में बन गया था। पहले हम दोस्त ही थे। युग खुश होते हुए कहता है, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात थी, ये बात तो मुझे पता ही नहीं था। अंकल मैं ना पापा की यक्षिणी वाली किताब के बारे में पूछना चाहता हूँ। जगदीश कुछ जवाब नहीं देता है। युग और अभिमन्यु हैरान हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं, अब इसे अचानक क्या हो गया है, अभी तो बहुत सारी बातें कर रहा था, जब काम की बातें करी तो अब चुप हो क्यों हो गया ये? युग फिर से पूछता है, अंकल आप मुझे पापा की यक्षिणी वाली किताब के बारे में कुछ बता सकते हो? जगदीश फिर जवाब नहीं देता। युग अभिमन्यु से पूछता है, यार इसे क्या हो गया है, ये मूर्ति बनकर क्यों खड़ा हो गया यक्षिणी का नाम लेते ही? अभिमन्यु जगदीश के ऊपर से लेकर नीचे तक
अच्छे से देखने लग जाता है और देखता है कि जगदीश के कान की सुनने वाली मशीन उसके कान से निकल गई थी। अभिमन्यु वो मशीन जगदीश के कान में लगाते हुए कहता है, अंकल कुछ बोलेंगे? कैसे पहले सुनाई तो दे। कान की मशीन जो निकल पड़ी है, रुक अभी लगा देता हूँ फिर बोलना। इतना कहकर अभिमन्यु जगदीश के कान की मशीन लगा देता है। जगदीश कहता है, माफ करना बेटा, इस मशीन के बिना कुछ सुना ही नहीं देता। तो क्या पूछ रहे थे तुम? युग कहता है, वो अंकल मैं पूछ रहा था कि आप पापा की यक्षिणी वाली किताब के बारे में कुछ जानते हैं क्या? युग जैसे ही ये बात बोलता है तो जगदीश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कुछ नहीं बोलता, उसे सांप सूंघ जाता है। युग जगदीश की फिर से कान की मशीन देखने लग जाता है और मन ही मन सोचने लग जाता है, कान की मशीन तो लगी हुई है, फिर ये अंकल कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? उन्हें ये क्या हो गया है? कहीं कान की मशीन तो खराब नहीं हो गई है? युग फिर पूछता है, अरे अंकल आप चुप क्यों हो गई? बताइए ना, आप यक्षिणी वाली किताब के बारे में कुछ जानते हैं या? यक्षिणी यक्षिणी वाली किताब। जगदीश को युग की बात सुनाई दे, इसीलिए युग जोर जोर से यक्षिणी का नाम लेने लग जाता है। यक्षिणी 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 वाली किताब। जगदीश युग के मुंह पर उंगली रखते हुए घबराते हुए कहता है, चुप हो जाओ बेटा, उस डायन का नाम भी मत लो, उस डायन का नाम लेना भी मौत का बुलावा देने जैसा है। जगदीश की बात सुनकर युग और अभिमन्यु एकदम चुप हो जाते हैं। अभिमन्यु बड़ी हिम्मत कर पूछता है, क्या हुआ अंकल, आप क्या लेने से ही इतना घबरा रहे हो? आप उसका नाम लेने से भी इतना क्यों घबरा रहे हो? जगदीश अपने आसपास देखते हुए कहता है, घबराओ नहीं तो क्या बेटा, मेरे पॉलिशर हाउस का बंद होना ही और मेरे कान के मशीन लगने का कारण वही है। युग जगदीश को देखते हुए कहता है, वही है का मतलब यक्षिणी? जगदीश युग की बात के सहमत होते हुए कहता है, हाँ बेटा, मुझे आज भी वो रात याद है। उस रात रात के करीब 3 बज रहे थे। तुम्हारे पापा का फोन आया था मेरे पास। पहले आखिरी बार बात उन्हें से मुझसे करी थी। उन्हें बताया था कि उन्हें यक्षिणी पर एक किताब लिखी है, जिसका पहला भाग वो लिख चुके हैं थे और दूसरा लिखने वाले थे। मैं और तुम्हारे पापा फोन पर ही बातें कर रहे थे कि तभी अचानक से फोन कट गया और सुबह खबर आई कि तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। यक्षिणी उन्हें अपना शिकार बना चुकी थी। तुम्हें पता है, उस रात फोन कट होने के बाद भी मुझे फोन के अंदर यक्षिणी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो बार बार एक ही बात दोहराई जा रही थी। अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, कौन सी बात अंकल जी? जल्दी से एक गहरी सांस लेता है। मैं बार बार फोन में हेलो बोल रहा था और फोन के अंदर उसे लड़की की फुसफुसाते हुई आवाज आ रही थी। वो कह रही थी कि मैं यक्षिणी तेरी मौत, मैं यक्षिणी तेरी मौत। बार बार मेरे कानों में यही आवाज सुनाई दे रही थी। फोन रखने के बाद भी यही आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरे कानों में से खून निकलने लग गया था, जैसे उस यक्षिणी को पता ही हो कि मैं अनुराग जी से बात कर रहा था। उसी रात मेरे कान खराब हो गए थे, जिस वजह से ये कान की मशीन मैं लगाकर घूम रहा हूँ। इसके बिना मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा है। जगदीश की बात सुनकर युग और अभिमन्यु दंग रह गए थे। युग जगदीश से पूछता है, आपने कहा था कि पापा आपसे हर किताब के बारे में डिस्कशन करते थे, तो उन्हें तो ये भी बताया होगा यक्षिणी को क्या विपाशा मिला था, इसके कारण वो मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मार रही थी। जगदीश कहता है, नहीं, उन्हें मुझे यक्षिणी के बारे में कुछ नहीं बताया था। इनफैक्ट यक्षिणी पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके बारे में उन्हें मुझसे कुछ डिस्कशन नहीं किया था, जैसे ही उन्हें मेरी कुछ जरूरत ही ना हो। एक और चीज तुम्हें पता है, किताबों को लिखने से तुम्हारे पिताजी ने बहुत मेहनत की थी। अनुमान हो कि कोई किताब 3-4 महीने में लिख कर कंप्लीट कर देते थे, पर यक्षिणी वाली किताब लिखने में उन्हें 4-5 साल लग गए थे। उन्हें बताया था कि वो इस किताब के बहुत पहले ही तैयार कर रहे थे। युग और अभिमन्यु के एक चित्त होकर जगदीश की बातें सुन रहे थे। जगदीश अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, तुम्हें पता है, मैंने और कई लोगों ने मना किया था कि तुम्हारे पिता ने यक्षिणी की किताब लिखी है, पर उन्होंने हमारी बात मानी नहीं। ये उसे परिणाम है कि आज ना ही तुम्हारे पापा इस दुनिया में है, मैं ये ना ही मेरा पॉलिशर हाउस की भी बुनियादी है। सब बर्बाद हो गया था। ना जाने कौन सा वो मनहूस दिन था जब मैंने यक्षिणी की किताब पर पॉलिशर करने के लिए हाँ बोल दिया था। युग पानी गले से नीचे उतारते हुए कहता है, आपने पहले यक्षिणी पर किताब लिखने से मना ही किया था, पर क्यों? मना नहीं करता तो क्या करता? कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें हमें राज ही
रहने देना चाहिए। अगर वो लोगों के सामने आ जाता है तो मुसीबत खड़ी हो जाती है। यक्षिणी की कहानी और विपाशा भी कुछ ऐसी तरह हैं। गांव वालों ने भी मना किया था कि तुम्हारे पापा ये यक्षिणी पर कहानी लिखने के लिए, पर उन्हें उनकी भी बात नहीं मानी। बड़े जिद्दी थे तुम्हारे पिता। नहीं क्या धुन सवार थी उन्हें यक्षिणी पर किताब लिखने की। वो सिर्फ किताब ही नहीं लिख रहे थे, बल्कि वो तो उसके साथ गिरवी में रह भी रहे थे। अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, उसके साथ गिरवी कोठी में रहते थे मतलब? जगदीश फटाक से कहता है, मतलब यह है कि गिरवी कोठी यक्षिणी का दूसरा ठिकाना है। सारा गांव जानता था कि गांव वाले तो दिन में भी वहां पर जाने से डरते थे, पर तुम्हारे पापा बड़े बहादुर थे। उन्हें तो यक्षिणी पर किताब लिखने के लिए वहीं पर रहना शुरू कर दिया था। हैरानी की तो मुझे इस बात की, पूर्णिमा और मास की रात भी तुम्हारे पापा वहीं पर रुका करते थे। यक्षिणी ने उन्हें कुछ नहीं किया। युग सोचते हुए कहता है, अगर यक्षिणी पूर्णिमा और मास की रात पापा का कुछ नहीं करती थी तो उस यक्षिणी ने पापा को मार क्यों दिया? जगदीश अपना चेहरा युग के चेहरे से जस्ट सामने ले जाता है, कहता है, उस किताब के कारण। अचानक से सामने जगदीश का चेहरा देखकर युग डर जाता है। उसे लगता है जैसे ये बात जगदीश ने नहीं बल्कि यक्षिणी ने कही हो। पर फिर बड़ी देर बाद वह बड़ी हिम्मत करके पूछता है, किताब के कारण मतलब यह कि शायद यक्षिणी नहीं चाहती थी कि अनुराग जी उस पर कोई किताब लिखे और उनके विपाशा का राज उजागर करे। मैंने तुम्हें अभी बताया ना कि गुप्त बातों को गुप्त ही रहने देना चाहिए। ना मैं समझ पा रहा हूँ कि यक्षिणी अनुराग जी को पसंद करती थी, तभी तो इतने साल यक्षिणी ने अनुराग जी को उस कोठी में रुकने दिया था। पर वो यक्षिणी के खिलाफ गए, उन्हें यक्षिणी पर किताब लिख दी, पर माउस की रात यक्षिणी ने उन्हें मार दिया। तुम्हें एक और राज की बात बताऊं, मैं जो मेरे सिवा कोई नहीं जानता। युग और अभिमन्यु दोनों एक साथ पूछते हैं, कैसी बात? जगदीश कहता है, तुम्हारे पापा बताते थे कि यक्षिणी बुरी नहीं थी, बल्कि एक अच्छी औरत थी। एक दूसरे लोक से आई थी, अप्सरा की तरह खूबसूरत थी। बस उसे एक विपाशा में लगाया था, जिसके कारण वो डायन बन गई थी। युग जगदीश को घूरने लग जाता है और मन ही मन सोचने लग जाता है, वाह क्या बात बताई। यह बात तो मुझे कब की पता है, पर बस यही पता नहीं चला है कि यह विपाशा क्या था। जगदीश कुछ याद करते हुए कहता है, एक और बात, तुम्हारे पापा ने यक्षिणी की बहुत तारीफ करते थे, जैसे वो उसे बहुत करीब से जानते थे। सारा गांव यक्षिणी की बुराई करता था, पर तुम्हारे पापा मन में कभी बारे में बुरा भला कहते ही नहीं। उन्हें सुना है यहाँ तक कि तुम्हारे पापा की यक्षिणी मर्दों के साथ संभोग करने वाली बात की भी अच्छे से पता अच्छा ही मानते थे। कहते थे सब विपाशा के कारण है। सच कहूं तो हमारे पापा यक्षिणी की इतनी तारीफ करते थे, उसके रूप का ऐसा बखेना करते थे कि मुझे भी उसे मोहब्बत हो जाती थी। मुझे क्या कोई मर्द उसके रूप में देखकर अपने आप को उसके जाल में फंसने से रोक नहीं सकता था। अभिमन्यु पूछता है, आपने कहा था ना कि अंकल जी यक्षिणी किताब का पहला भाग पूरा लिखा था, क्या आपके पास वो पहला भाग है? जगदीश मना करते हुए कहता है, नहीं मेरे पास तो वो किताब नहीं है। मेरे पास क्या, वो किताब किसी के पास नहीं होगी, क्योंकि आज तक के वो किताब अभी पॉलिशर नहीं हुई थी। होती भी कैसे, हमारे पॉलिशर हाउस जो बंद हो गया था, वो किताब पॉलिशर कराने के बारे में सोचने से ही जब इतना कुछ हो गया था, तो सोच कर देखो, अगर पॉलिशर हो जाती तो क्या बम्बाल मच जाता। युग झट से कहता है, अगर किताब नहीं है तो उसे किताब का ड्रॉप तो होगा ना आपके पास, या फिर पाउंड लिपि जो मेरे पापा टाइप की हो, कुछ तो होगा आपके किताब के रिलेटेड। नहीं मेरे पास कुछ नहीं है अनुराग जी, मैं मौत के बाद मैं गिरवी कोठी नहीं गया, जाता भी कैसे? अनुराग जी की तो किसी को लाश तक भी नहीं मिली थी। पता नहीं क्या किया था यक्षिणी ने उनके साथ, कहीं यक्षिणी ने मारा भी वो ही हालत ना कर दे, इसलिए मैंने उसे किताब पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। युग सोचते हुए कहता है, इसका मतलब यक्षिणी की किताब का ड्रॉप उस गिरवी कोठी में ही होगा। यक्षिणी ने उसे कभी बाहर ही नहीं आने दिया होगा। जगदीश युग की बात से सहमत होते हुए कहता है, हाँ वो ड्रॉप भी होगा, पर बेटा मेरी बात मानो तो वो ड्रॉप वहीं पर रहने दो, उसके पीछे मत पड़ो और अपने शहर वापस चले जाओ, वरना तुम्हारी जान को भी खतरा है। युग कहता है, नहीं अंकल, मैं ऐसे वापस नहीं जा सकता, और मैं वापस जाने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पर रहने आया हूँ हमेशा के लिए। जिसे विपाशा को मेरे
पापा उजागर करना चाहते थे वो राज मैं उजागर करके ही रहूंगा। मेरे पापा का सपना पूरा करना ही अब मेरा सपना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमने इतना सब कुछ बताने के लिए। जगदीश हंसते हुए कहता है, इसमें शुक्रिया की क्या बात है मेरे। हाँ बेटा, यदि कभी तुम्हारे मन में किताब लिखने का तो जरूर बताना। मुझे पूरा भरोसा है जिस तरह तुम्हारे पापा की किताब की बदौलत मेरा पॉलिशर हाउस चलता था, ठीक उसी तरह तुम्हारी किताबों से बदौलत भी फिर से चल सकता है। युग कहता है, कुछ नहीं, बस हाँ मेरे अपना सिर हिला देता है। युग और अभिमन्यु वापस गिरवी कोठी जाने लग जाते हैं और शाम होने लग गई थी जिसके कारण अंधेरा होने लग गया था। इस बार युग बाइक चला रहा था और अभिमन्यु पीछे बैठा हुआ था। युग उदासी के साथ कहता है, यार कुछ हाथ ही नहीं लगा। जैसे खाली हाथ गए थे वैसे ही खाली हाथ आ गए वापस। अभिमन्यु फटाक से कहता है, हमें खाली हाथ वापस नहीं आ रहे हैं युग, बल्कि एक बहुत जरूरी चीज के बारे में हमें पता चला है। युग मुंह बनाते हुए कहता है, किसके बारे में। धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लेना।